नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। चुनावी राज्यों में किसकी बनेगी सरकार, कौन बनेगा मुख्यमंत्री, तस्वीर साफ होती नजर आ रही है। काउंटिंग के 5 घंटे पूरे हो चुके हैं। सुबह 8 बजे से गिनती शुरू हुई थी और अब दोपहर का 1 बज रहा है और ऐसे में बड़ी बातें। मध्य प्रदेश में बीजेपी 2/3 बहुमत की ओर बढ़ती हुई नजर आ रही है। राजस्थान के रुझानों में बीजेपी को जबरदस्त बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है। छत्तीसगढ़ के रुझानों में भी बीजेपी कांग्रेस पर भारी पड़ रही है और तेलंगाना रुझानों में कांग्रेस को बहुमत। 4 राज्यों में से सिर्फ एक तेलंगाना है जो कांग्रेस को मिल पा रहा है, बाकी तीनों में बीजेपी की बल्ले बल्ले। तो कुल मिलाकर मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तीनों राज्यों में बीजेपी की सरकार बनेगी। तीनों राज्यों में कमल खिलेगा। और इस बीच विद्याधर नगर से उम्मीदवार दिया कुमारी, जो राजसमंद से सांसद, लेकिन पार्टी ने जिस तरीके से दिग्गजों को चुनाव मैदान में उतारा, उसी में एक बड़ा चेहरा राजस्थान से दिया कुमारी, जिनसे खास बातचीत की है, सुनाते हैं आप। दिया जी समर्थक बहुत ही खुश है। मैं देख रहा हूँ एकदम बाकायदा गोद में उठाए हुए देखा वहां पर। बिल्कुल बहुत खुश हैं, बहुत उत्साह है, मेहनत बहुत की कार्यकर्ताओं ने। ये एक मिनट रोक लीजिएगा भैया, एक मिनट रोक लीजिएगा। दिया श्रेय किसको देती है जो जीत हुई थी? हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, उनकी वजह से हम लोग राजस्थान जीते, मध्य प्रदेश जीते हैं और छत्तीसगढ़ जीते हैं। चलो बिल्कुल। और हमारी भारतीय जनता पार्टी की मेहनत हर कार्यकर्ता की, चाहे हम लोग हर कार्यकर्ता की। और उम्मीद थी इतनी बड़ी जीत मिलेगी? दिया उम्मीद थी आपको इतनी बड़ी जीत मिलेगी? इतनी बड़ी जीत की उम्मीद नहीं थी, उम्मीद से ज्यादा बढ़कर जीत मिली है राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी पे इतना ज्यादा विश्वास है जनता को, पूरे देश की जनता को, माननीय प्रधानमंत्री जी के काम को देखकर। पूरे हमारे, चाहे हम लोग हमारे नड्डा जी की बात करें, अमित शाह जी की बात करें, हमारे सभी मंत्रिमंडल, केंद्रीय मंत्रिमंडल की बात करें, सब लोग सब जगह गए थे। योगी जी की बात करें, सब अपने आप को सेविका कहा इस पूरे चुनाव में, राजकुमारी नहीं कहने को तैयार हुई हैं आप? बिल्कुल, क्योंकि मैं अभी भी सांसद ही हूँ, अब एमएलए बनी हूँ। और बिल्कुल जिस तरह से 10 साल काम किया है कार्यकर्ता के रूप में, भारतीय जनता पार्टी ने अलग अलग क्षेत्रों से मुझे अवसर दिया है। और इस बार जयपुर से, जयपुर की बेटी को जयपुर की जनता ने अपनाया है और इतनी अच्छे वोटों से मुझे जिताया है। तो बहुत ही खुशी है, बहुत स्नेह मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है, सहयोग। कह रहे हैं कि दिया कुमारी सीएम बनेगी। ये तो देखिए ऐसा है कि इनका उत्साह है, इनकी खुशी है, और ना केवल मुझे कह रहे होंगे, सब जगह कह रहे होंगे, सब लोगों में होता है ये तो। आप चाहती हैं दिया, आप युवा हैं और इतनी बड़ी जीत हासिल की, आपकी इच्छा है कि आप नेतृत्व करें? देखिए मेरी इच्छा ये है कि अभी मुझे ये जीत मिली है, यहाँ का बहुत सारा काम है जो करना है, और पार्टी ने पहले भी जो जिम्मेदारी दी है वो जिम्मेदारी निभाई है, और आगे भी जो भी जिम्मेदारी देगी उसको अच्छी तरह से निभाऊंगी। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल, हिंदुत्व का मुद्दा कितना महत्वपूर्ण रहा? दिया आपने बहुत उठाया था जय श्री राम का नारा। बिल्कुल महत्वपूर्ण रहा, और तुष्टीकरण की राजनीति बहुत ज्यादा की है कांग्रेस ने, बहुत ज्यादा की है, बहुत ज्यादा। और जिस तरह से इन्होंने बहुत पक्षपात किया, एक समुदाय विशेष को, जाति विशेष को बहुत ज़्यादा प्रिविलेजेस दिए, उनको बहुत सारी चीज़ें दी, और वहीं पर जो हिंदू हमारे समाज के लोग थे उनको बिल्कुल अलग रखा, हमारे त्योहारों को मनाने का अधिकार नहीं दिया, शोभा यात्रा नहीं निकालने दी। बहुत सारी ऐसी चीज़ें पूरे राजस्थान में की हैं जो कि राजस्थान की जनता ने इनको जवाब दे दिया है, मुंह तोड़ जवाब मिला है इनको, और बहुत बुरी तरह से गहलोत सरकार हार रही है। इतना उत्साह कि मैं इंटरव्यू नहीं ले पा रहा हूँ आपका, इतना लोगों ने घेर रखा है आपको, इतना नारे लग रहे हैं, ये जो जनता का प्रेम देख रही है, इस पर क्या कहेंगे दिया आप? बहुत खुशी है मुझे कि जनता ने इतना मुझ पे विश्वास जताया, इतना प्रेम मिल रहा है, इनका आशीर्वाद मिल रहा है, और मैं कोशिश करूंगी कि मैं हर प्रकार से इनकी जो सारी उम्मीदें हैं उन पे मैं खरी उतरूं, इनके सारे काम करने का पूरा प्रयास करूंगी। बहुत शुक्रिया दिया, ये इंटरव्यू बड़ा मुश्किल रहा मेरे लिए, देख कैसे चलना पड़ रहा है मुझे, इतने आपके समर्थक यहाँ घेरे हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए अगला इंटरव्यू अलग से पक्का। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो दिया कुमारी, और अहम बात ये है, अगली मुख्यमंत्री हो सकती हैं राजस्थान की दिया कुमारी। राजस्थान के 2 बड़े चेहरे, राजकुमारी दिया कुमारी जो 50,000 से लीड कर रही हैं, और वसुंधरा राजे 51,000 से कर रही हैं। इतना तय है कि वसुंधरा जी नहीं बनेंगी मुख्यमंत्री। वसुंधरा जी तो अपने रिटायरमेंट की बात भी कर चुकी हैं चुनाव प्रचार में, ऐसे में दिया कुमारी पर दाव? मेरे ख्याल में दिया कुमारी फ्रंट रनर हैं, क्योंकि मोदी जी उनको बैक कर रहे हैं, पर उनके रास्ते में एक ही रोड़ा है, वो है वसुंधरा राजे, जिन्होंने कहा है कि मैं उसको चीफ मिनिस्टर नहीं बनने दूंगी। बिल्कुल, एक और राजस्थान के एक्सपर्ट हमारी सहयोगी शीरीन के साथ इस वक्त मौजूद है, सीधे आपको लेकर चलते हैं शीरीन के पास।
बिल्कुल रोमाना, देखिए राजस्थान की बात हो रही है तो यहाँ पर राजस्थान पर पकड़ रखने वाले अमिताभ जी हमारे साथ हैं। अमिताभ जी, क्या लग रहा है आपको, राजस्थान में मतलब जो रिवाज 30 सालों से चला आ रहा था वो खत्म नहीं होगा? और दूसरी बात ये कि आपके हिसाब से कौन मुख्यमंत्री बन रहा है? देखिए, दो मामला है। एक तो जो रिवाज का जिक्र हो रहा है, तो एक रिवाज तो बदल रहा है और एक रिवाज उसी तरीके से है। एक रिवाज ये है कि सरकार रिपीट नहीं होती है, जो 1998 के बाद से हम देख रहे हैं, 2003 से अभी तक देखते आ रहे हैं, तो सरकार इस बार भी बदल रही है। लेकिन दूसरी जो रिवाज रही है कि कांग्रेस जब भी हारती रही है तो बहुत बुरे तरीके से हारती रही है, पर इस बार कांग्रेस उतने बुरे तरीके से नहीं हार रही है। तो ये वाली जो रिवाज है ना, ये ज़रूर कांग्रेस ने बदल दी है कि इस बार वो सम्मानजनक तरीके से विदा हो। आप कह रहे फाइट दी है? निश्चित तौर पर, और मैं ये मानता हूं कि चिरंजीवी योजना जो रही है राज्य सरकार की, उसने सरकार को चिरंजीवी तो नहीं बनाया, लेकिन हाँ, सम्मानजनक विदाई में उस योजना की भूमिका बहुत बड़ी है। ठीक है, अच्छा चेहरा बता दीजिए, चेहरे पर भी मैंने सवाल पूछा। निश्चित तौर पर देखिए, मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर बीजेपी की तरफ अगर आप देखेंगी तो कयास बहुत सारे हैं, लेकिन चुनाव को अगर हम देखें तो नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ये चुनाव था और नरेंद्र, यानी पत्ते खुलना अभी बाकी है रोमाना, और क्या पत्ते खुलते हैं बीजेपी की तरफ से वो देखना अभी बाकी होगा। बिल्कुल शिरीन, और हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस के नेता संजय निरुपम जी जुड़ रहे हैं। संजय जी, बहुत स्वागत आपका एबीपी न्यूज में। यहाँ पर आज कांग्रेस के लिए चुनावी राज्यों से अच्छी खबर नहीं आई। उम्मीद जो आप लोग कर रहे थे उससे उलट 3 राज्य तो हाथ से निकल गए, बीजेपी के पाले में चले गए। सिर्फ एक तेलंगाना ही कांग्रेस की लाज बचा रहा है। मैं राजस्थान से शुरुआत करती हूँ सर। राजस्थान जिसको लेकर आप लोग दावा बड़ा कर रहे थे कि चाहे ओपीएस हो, चाहे चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना हो और वो जातिगत जनगणना, कोई भी मुद्दा नहीं चला, क्यों? ये पता नहीं मुद्दा क्यों नहीं चला, लेकिन निश्चित तौर पर आप जैसा कह रही हैं कि ये तीनों राज्यों में, खासकर मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़, इन तीनों राज्यों में कांग्रेस पार्टी का बड़ा अच्छा कैंपेन था। बहुत अच्छी चुनावी रणनीति थी हमारी। 2 राज्यों में हमारी सरकार थी और दोनों मुख्यमंत्री बहुत लोकप्रिय थे। दोनों मुख्यमंत्रियों ने प्रदेश की जनता के कल्याण के लिए ढेर सारी बहुत योजनाएं बनाते, उन योजनाओं को धरातल पर उतर करके उन्होंने लागू भी किया था। चाहे राजस्थान का ओपीएस हो, चिरंजीवी हो, या 500 रुपए का सिलेंडर का मामला हो, या फिर धान खरीदी का मामला छत्तीसगढ़ का हो, जो बहुत ही कामयाब और सफल किस्म का कार्यक्रम था। किसानों की कर्ज माफी का मामला बहुत अच्छा था वहां पे। फिर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में जिस तरीके से बघेल साहब ने काम किया था वो अप्रत्याशित था। वहां पर जो आदिवासी और गरीब किसान हैं उनको तेंदुपत्ता की जो खरीद की गारंटी दी और बड़ा अच्छा प्राइस दिया, वन उपज का जो बड़ा अच्छा प्राइस दिया, और वहां के लोग धीरे धीरे नक्सलवाद से निकल करके, नक्सलवाद के प्रभाव से निकल करके एक मुख्य धारा में आने लगे थे। तो ये दोनों राज्यों में हमारी सरकारों का अच्छा काम था और अच्छा प्रचार था और अच्छी रणनीति थी। बावजूद हारे तो क्यों हारे, इसका विश्लेषण होगा। सर मैं दोबारा आपके पास आऊंगी और आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि क्या चेहरे को लेकर कांग्रेस मात खा रही है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता के आगे कांग्रेस जो है उसका सुपड़ा राज्यों में साफ होता हुआ नजर आ रहा है? इस सब के बीच ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनका बड़ा बयान सामने आया है मध्य प्रदेश की जीत पर। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि यह जीत ऐतिहासिक है। और क्या कुछ कह रहे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, सुनाते हैं आपको। हमारे साथ हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, बहुत बहुत बधाई आपको। क्या कहेंगे, इतनी बम्पर जीत की उम्मीद थी? आपको तो थी नहीं। आप तो बार बार मुझसे बात करते थे कि बड़ा कांटे की टक्कर है, और बार बार ब्रिजेश को मैं कहता था कि देख लेना। अब आज तो मान गए। आपको मुझे एक भोजन देना है। आपने कहा था कि आप मुझे भोजन पे ले जाओगे। आपको ले चलूंगा, आपको ले जाना पड़ेगा। अगर आपने कहा था मैं जीतूंगा तो अगली बार आपको अपनी जैकेट दूंगा। मुझे जैकेट आप ले लो, अभी ले लो, अभी ले लो। सर पिछली बार भी जैकेट ड्यू रह गई थी, मगर ये कांटे कैसे? प्रणाम करना चाहता हूं मध्य प्रदेश के समस्त जनता जनार्दन को, जिन्होंने अपना पूर्ण आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को प्रदान किया है। ये एक ऐतिहासिक जीत रही है एक पार्टी के लिए जिसने 18 साल जन कल्याण और विकास के पथ पे चली है। मध्य प्रदेश की जनता को मेरी दिल की गहराइयों से मैं धन्यवाद उनके पैर में छूता हूं। इस माटी को छूकर मैं अपने माथे पे लगाता हूं और मैं विश्वास दिलाता हूं कि विकास और प्रगति के पथ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केंद्र नेतृत्व, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश को हम नई ऊंचाइयों तक हम लोग छूने की पूरी कोशिश करेंगे। इसका श्रेय अगर किसी को जाता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है, गृह मंत्री अमित शाह जी को और जेपी नड्डा जी साहब को जाता है, जिनके मार्गदर्शन में हम लोग पूर्ण रूप से उभर के आए हैं। और राज्य में हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी को और हमारे प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा जी को जाता है। लाडली बहनों का असर है जिन्होंने कांटे निकाले। गेम चेंजर, एक महिला के लिए जो शिवराज सिंह जी ने पिछले 15 वर्षों से कार्य किया है,
उसी का प्रतिफल भी है। मुख्यमंत्री पद के लेके जो बड़ी सवाल भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता के रूप में जो निर्णय, कद को लेके प्रियंका ने कुछ मैंने तो जवाब दे दिया ना, कद का जवाब ग्वालियर चंबल संभाग ने उनको दे दिया और पूरे मध्य प्रदेश की जनता ने दे दिया। सुना आपने किस अंदाज में कांग्रेस पर वार करते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया की जो मेरे कद को लेकर सवाल उठाते थे, कद का जवाब पूरा जो ग्वालियर चंबल रीजन है उसने दे दिया। संजय निरुपम जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। संजय निरुपम जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया जिस तरीके का कटाक्ष कांग्रेस पर कर रहे हैं उस पर भी जवाब दीजिएगा सर। और जो पहले आप कह रहे थे कि साहब योजनाएं तो कांग्रेस ने बहुत अच्छी चलाई, लेकिन अब क्यों हार गए ये पता नहीं, तो क्या इसकी वजह ये माना जाए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो चेहरा है उसका विकल्प कांग्रेस नहीं तलाश पा रही? ऐसा नहीं है। ये देखिए, एक बात सही है कि प्रधानमंत्री जी हमेशा फ्रंट फुट पे खेलते हैं और राज्यों के प्रचार में भी वो प्रधानमंत्री से प्रचार मंत्री बन करके खुद ही सब कुछ अपने सर पे लेते हैं। कहीं कहीं वो जीत जाते, कहीं कहीं हारते भी है। कर्नाटक में हार गए थे, कहीं चेहरे पे चुनाव लड़ रही थी बीजेपी, हिमाचल में उनके चेहरे पे चुनाव लड़ रही थी बीजेपी, वेस्ट बंगाल में उनके चेहरे पे चुनाव लड़ रही थी बीजेपी। तो ऐसा नहीं, कहीं पर प्रधानमंत्री के चेहरा के बावजूद बीजेपी हारती भी है, यहाँ पर बीजेपी जीती है। तो क्या सिर्फ प्रधानमंत्री के चेहरे की वजह से जीती है? मैं ऐसा नहीं मानता हूं। निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री जी ने अपने खुद एक प्रचार का नेतृत्व किया फ्रंट पे आकर के, और स्थानीय नेतृत्व पर भरोसा नहीं किया, जबकि कांग्रेस पार्टी ने स्थानीय नेतृत्व पर भरोसा किया और स्थानीय नेतृत्व के नेतृत्व में प्रचार करने की एक पूरी जिम्मेदारी दी। और वहां पर एक स्टार प्रचारक के तौर पर हमारे खड़गे जी, राहुल जी, प्रियंका जी जाया करते थे प्रचार करने के लिए। तो ये एक विषय है, लेकिन हमारे पूरी रणनीति में क्या कमी है और भारतीय जनता पार्टी की रणनीति में क्या अच्छाई थी, कैसे वो जीत गए, इसका निश्चित तौर पर विश्लेषण होना चाहिए और इससे सीखना चाहिए। हर हार से सीखना चाहिए, हर जीत पे गुमान बहुत ज्यादा बढ़ाने की ऐसा नहीं लगता आपको कि ये हार का सिलसिला बहुत ही लंबा होता जा रहा है कांग्रेस के लिए? मतलब चाहे वो लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो, अब स्ट्राइक रेट जो है वो बीजेपी के मुकाबले तो जाहिर सी बात है कांग्रेस का उतना अच्छा नहीं है, हम लगातार देख ही रहे हैं 2014 से। ऐसे में सवाल ये कि क्या जनता की नब्ज कांग्रेस पार्टी पकड़ नहीं पा रही? क्या जनता का भरोसा कांग्रेस पार्टी जीत नहीं पा रही? क्योंकि ये 3 राज्य से थे सर, और 2 में तो आपकी सरकारें थी। अगर इतना बढ़िया आप काम कर रहे थे तो अब तो चलन प्रो इनकम्बेंसी का है, लेकिन यहां पर उल्टा पड़ गया कांग्रेस पार्टी को। और मध्य प्रदेश जहां इंतजार में आप लोग बैठे थे कि साहब सत्ता में बारी हमारी ही है, वहां पर बीजेपी बढ़त बना लगे। ओवर कॉन्फिडेंस ने तो नहीं मार दिया? देखिए, जनता का नब्ज हमको नहीं मालूम होता तो हम कर्नाटक में नहीं जीतते। जनता का नब्ज हमको समझ में नहीं आता तो हम तेलंगाना में नहीं जीतते। जनता का नब्ज हमको मालूम नहीं होता तो हम हिमाचल प्रदेश में भी नहीं जीतते। ठीक है, जनता का नब्ज मालूम होते हुए भी आप कहीं कहीं हार जाते हैं। ऐसा मैं नहीं कह सकता कि कांग्रेस पार्टी का प्रचार तंत्र अच्छा नहीं था। सच पूछिए तो कर्नाटक ने कांग्रेस को चुनाव प्रचार का एक टेम्पलेट दिया और उसी टेम्पलेट के बेसिस पे मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, तेलंगाना में, चारों राज्यों में एक जबरदस्त कैंपेन हुआ। भारतीय जनता पार्टी के कैंपेन से कहीं कम नहीं थे, बल्कि कई जगह भारतीय जनता पार्टी के कैंपेन पर भारी पड़ रहे थे। बावजूद इसके अगर जन सामान्य ने, जनता जनार्दन ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया और हमको वोट नहीं दिया, हमको नहीं जिताया, तो ठीक है, इस फैसले को हमको स्वीकार करना पड़ेगा। ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जनता का फैसला अंतिम फैसला होता है। हाँ, अब जनता का फैसला हमारे पक्ष में क्यों नहीं आया, निश्चित तौर पर इसका विश्लेषण होगा, इसका एक आत्मालोचन होगा और उसके बाद आने वाले दिनों में इसको दुरुस्त करने का भी प्रयास किया जाएगा। बहुत शुक्रिया संजय निरुपम जी एबीपी न्यूज के लिए समय निकालने के लिए। और इस बीच आगे बढ़ जाते हैं जल्दी से मध्य प्रदेश की जीत को लेकर। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल खुद इस बार मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में नरसिंहपुर सीट जो है वहां से उम्मीदवार भी, उनकी तरफ से कहा गया है कि ये जो जीत है वो मोदी की गारंटी की जीत है। तो देखिए, एक के बाद एक जो बीजेपी के नेता सामने आ रहे हैं उनकी तरफ से यही कहा जा रहा है कि ये मोदी की गारंटी की जीत है। मतलब मोदी की गारंटी चल गई, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो। मतलब जनता जो है वो मोदी के चेहरे पर, उनकी गारंटी पर भरोसा कर रही है और इसीलिए बीजेपी को जिता रही है। प्रदेश में विजय की ओर बढ़ रही है बीजेपी, और हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी के कद्दावर नेता, केंद्रीय मंत्री, सांसद और नरसिंहपुर से प्रत्याशी और हो सकता है मध्य प्रदेश के भावी मुख्यमंत्री प्रहलाद पटेल जी हैं। प्रहलाद जी, ये जो जीत श्रेय किसको जाता है? ये मोदी की गारंटी का मैसेज है और हम गौरवान्वित हैं कि ऐसा नेतृत्व तो हमारे पास है, इसका दुनिया लोहा मानती है और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी और हम सब भाग्यशाली हैं। उनके काम करने का जो तरीका है वो तरीका आम आदमी को पसंद है, वो पढ़ा लिखा हो या कम पढ़ा लिखा हो। गरीब कल्याण का संकल्प,
महिला सशक्तिकरण का जज्बा, आने वाली पीढ़ी का भविष्य हमसे वर्तमान से बेहतर हो और किसान जो इस देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है उसे सम्मान भी मिले और उसके परिश्रम से कमाई हुई उपज का वाजिब मूल्य मिले। ये ऐसे जबरदस्त प्रयास थे जिसने ये सफलता दी है। मैं पहले से भी कहता था कि ये 5 राज्यों में हम पिछले परफॉर्मेंस से बेहतर परफॉर्म करेंगे, और जब मैं आज 4 राज्यों के परिणाम देख रहा हूँ तो मैं गौरवान्वित हूँ कि मां नर्मदा ने मेरी बात को सच रखा। और अब हमारे साथ एबीपी न्यूज पर बेहद खास मेहमान बीजेपी के वरिष्ठ नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री, सांसद रविशंकर प्रसाद जी मौजूद हैं। रविशंकर प्रसाद सर, बहुत स्वागत आपका और बधाई के साथ स्वागत, क्योंकि 4 में से 3 राज्य बीजेपी क्लीन स्वीप करती हुई यहां पर नजर आ रही है। क्या कहेंगे आप? 23 का ये फाइनल टेस्ट 24 का ट्रेलर है। आपको याद होगा, आपसे मुलाकात हुई थी भाजपा की दिवाली पार्टी में, याद है रुमाना जी? जी। हालचाल पूछा था। मैं छत्तीसगढ़ से आया था, हमने कहा सब जगह जीतेंगे, तो थोड़ा आप लोग के चेहरे पर आश्चर्य का भाव था। आज देखिए रिजल्ट क्या सामने में है। और मुझे सबसे संतोष हो रहा है छत्तीसगढ़ की जीत पर। वहाँ मैं काफ़ी लगा हुआ था, वहाँ प्रभारी भी रहा हूँ मैं, और इतना हंगामा, क्या क्या नहीं कहा गया, और देखिए कितनी निर्णायक हार हो रही है। देखिए रुमाना, आप अनुभवी पत्रकार हैं, क्या मतलब है इसका समझिए। भारत का लोकतंत्र अब बदलाव के रास्ते पर चल रहा है। मोदी जी का व्यक्तित्व, उनके प्रति ट्रस्ट, विश्वास, आस्था जी, कि नरेंद्र मोदी है तो मुमकिन है, ये सिर्फ नारा नहीं है। नरेंद्र मोदी है तो डिलीवरी है, जमीन पर विश्वास है। तो ये लोगों ने अनुभव किया। अभी मैंने एक चैनल में बताया, मैं जी मध्य प्रदेश में यात्रा में था, वहाँ के अध्यक्ष के साथ। एक जगह बहुत सी लाडली बहनें, बिल्कुल ग्रामीण इलाके में, आप जान लीजिए खजुराहो के से आगे, तो खड़ी थी सब। तो मेरे भाषण में वो सब मोबाइल से फोटो भी खींच रही थी। तो हमने उनसे पूछा कि ये बताओ कि आपको टीका लगा कोरोना काल में? तो सबने हाथ उठाया। कहा कैसे खबर मिली थी? कहा मोबाइल पे खबर मिली थी। हमने पूछा कितने लोग फेसबुक पर हो? सबने हाथ उठाया। कितना डिजिटल पेमेंट करते हो? आप लोगों ने हाथ उठाया। इस बात को आप समझ रही हैं? ये जब जमीन पर ग्रामीण परिवेश में दिखाई पड़ता है तब वहां मोदी जी का विश्वास बनता है। और बाकी तो जो शिवराज जी का काम बहुत है। छत्तीसगढ़ का सवाल है, मैं वहां पहले ही गया था, मैंने बोल दिया था कि यहां तो मुझे बदलाव की सुगबुगाहट दिखाई पड़ रही है, क्योंकि छत्तीसगढ़ के लोग रुमाना जी बहुत सरल होते हैं, सहज होते हैं। वेरी वो ज्यादा उठा पटक, लूट मार, ये क्या हो रहा है? याद करिए, अजीत जोगी थे, वो भी आ रहे थे 2003 में, कलेक्टर साहब मुख्यमंत्री, पिटवा देना, उठवा देना, लुटवा देना, यहां भी ये हाल था। कितना हंगामा। आप लोग का पहला काम तो है कि एग्जिट पोल में आप लोग मिठाई तुरंत मत बांटा करिए, ठीक है ना? ये मैं आपसे आग्रह करूंगा सबों से कि एग्जिट पोल आप करती हैं तो उसका हम स्वागत करते हैं। एग्जिट पोल पर मिठाई नहीं बंटनी चाहिए। लेकिन राजस्थान और तेलंगाना को लेकर हमारा जो एग्जिट पोल है बिल्कुल सटीक साबित हुआ है। मैं बस आपको ये बता दूं, मैं आपसे जानना चाहती हूँ सर, विपक्ष की तरफ से एक बड़ा मुद्दा, जातिगत जनगणना वाला मुद्दा, जिसको लेकर ये माना गया कि 24 में भी विपक्ष इसी मुद्दे के इर्द गिर्द नैरेटिव को आगे बढ़ाएगा। ये वो राज्य हैं जहां विपक्षी दल कांग्रेस की तरफ से सीधे कहा जा रहा था, साहब हम सत्ता में आएंगे, हम जातिगत जनगणना कराएंगे। और इसकी काट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कहते हैं, मेरी नजर में इस देश में 4 ही जाति है, एक गरीब है, एक किसान है, एक महिला है, एक युवा है। तो क्या लगता है आपको, वो जातिगत जनगणना वाला विपक्ष का मुद्दा हवा निकल गई? देखिए, ये आपने बहुत बड़ी बात कही रुमाना जी। राहुल गांधी हर जगह जाति जनगणना, अखिलेश यादव जातिगत जनगणना, नीतीश कुमार जातिगत जनगणना, और कोई था ही नहीं। बाद में प्रियंका जी ने बोलना शुरू कर दिया, खड़गे जी ने। पहले जाति के नाम पर जुनून बनता था, कभी नहीं भूलिए इस बात को, जाति के नाम पर जुनून। जी। आज देश ने क्या विश्वास किया? ये सब अपने स्वार्थ के लिए जाति की बात करते हैं, अपने परिवार को बनाते हैं। लालू प्रसाद हो तो बेटा हो तो पत्नी हो, अखिलेश यादव, मुलायम सिंह के बेटे, और राहुल गांधी का तो आप जानती हैं। पार्टी का कंट्रोल किसके हाथ में? सरकार में, मुख्यमंत्री को। ये जनता की तरफ चला गया। और आज मोदी जी का वक्त आता है तो स्वयं पिछड़े समाज से हैं, एक वरिष्ठ दलित समाज के नेता को राष्ट्रपति बनाते हैं।
एक वरिष्ठ आदिवासी समाज की बहुत गरिमा में नेत्री को भारत का राष्ट्रपति बनाते हैं। और मैं मुर्मू जी की तारीफ करूंगा, बहुत बढ़िया आचरण उनका हो रहा है राष्ट्रपति के रूप में। तो ये चीजें अब देश देखता है। अब आप लोग गांव का पहुंच गई हैं, आपका चैनल पहुंच गया है, आपकी बातचीत पहुंचती है। तो अब लोगों ने, मैंने कहा ना, जो अभी कितने लोग के पास मोबाइल है, कितने लोग सोशल मीडिया पर हो, तो ये देश का एक बहुत बड़ा बदलाव है और उसमें उनको लगता है कि कौन डिलीवर करता है। बिल्कुल सर, ये बड़ी बात जो आप कह रहे हैं, और यही वजह है कि बीजेपी पर जनता जो है वो एक राज्य के बाद दूसरे राज्य में भरोसा जताती हुई नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया रविशंकर प्रसाद जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो कुल मिलाकर किस तरीके से 23 के नतीजे 24 की इबारत लिखते हुए नजर आ रहे हैं आपने देखा, और शिवराज सिंह चौहान के साथ खास बातचीत दिखाते हैं आपको। जीत से आशान्वित पहले से ही थे। आपने हम लोगों से कहा था, मैं आपके साथ दिवाली पे गया था, चौंकाने वाले परिणाम, इस चौंकाने वाले परिणाम की झलक आपको कहां से दिखे? देखिए, जनता परिणाम देती है, ऐसा प्रेम कहीं मिलता है जनता के मन में? मैंने देखा बहनें दौड़ती थी, गले लगती थी और रोती थी और कहती थी भैया अपन जीतेंगे, तुम जीतोगे ये नहीं कहती थी, भैया अपन जीतेंगे। ये प्रेम दिखता था और इसलिए मैं आशान्वित था कि दूसरे परिणाम आ ही नहीं सकते। सर, ये जिस तरीके से बात की जा रही थी कि मोदी जी का क्या एक बड़ा कैंपेन था, फिर एक आपकी जीत थी। मोदी जी तो देश के जन जन के मन में है, मध्य प्रदेश के दिल में मोदी, उनके प्रति अगाध श्रद्धा और विश्वास, उनकी गारंटी पर भरोसा। और डबल इंजन की सरकार ने जो काम यहाँ किया है, प्रधानमंत्री जी की जो योजना है उनका भी हमने आदर्श क्रियान्वयन किया है, मध्य प्रदेश बनाया भी हमने, और प्रदेश की सरकार की योजना है, तो जनता का भरपूर प्रेम बरस गया। लोग कहते बड़े कांटे की टक्कर है, मगर आपने कुछ दिनों पहले कहा था सारे कांटे। मैंने पहले ही कहा था कोई कांटे की टक्कर नहीं है, लाडली बहनों ने कांटे निकाल दिए। सर, अब आगे क्या 4 बार के हमने कहा है वो पूरा करेंगे। लखपति लाडली बहना से लखपति बहना तक की ओर का सफर हमारा अब प्रारंभ होगा। मध्य प्रदेश के मन में तो शिवराज दिख रहे हैं, पूरी जनता ने जो बम्पर बहुमत दिया। मैं तो विनम्र कार्यकर्ता हूँ, छोटा कार्यकर्ता। क्या रोल रहेगा सर आपका? बस जनता के लिए जीना है, जनता के लिए मरना है। पार्टी जो काम तय करेगी, जो पार्टी तय करेगी, क्योंकि बड़े मिशन के अंग है हम अपने बारे में विचार नहीं करते। हमारी पार्टी जो काम हमसे लेगी वो काम हम करें। बहुत बधाई। ये थे शिवराज सिंह चौहान, जिनका कहना है कि अब उनका रोल क्या होगा ये जनता और पार्टी तय करेगी। फिलहाल तो एक बड़े मकसद के तहत वो आए हैं और जो पार्टी कहेगी वो सब करते रहेंगे। हम इनके साथ ब्रजेश राजपूत। तो पल पल का सियासी अपडेट, हर बयान, हर हलचल, सबसे पहले एबीपी न्यूज पर आप हमारे साथ देख रहे हैं। सीधे आपको लेकर चलते हैं शिरीन के पास। बिल्कुल रोमाना, देखिए यहाँ पर अब आप राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश की भी बात हो रही है, और मध्य प्रदेश में जिस तरीके से दिखाई दे रहा है कि बहुमत और भारी बहुमत से सरकार बनाती हुई बीजेपी दिखाई दे रही है। आपकी मध्य प्रदेश पर नजर भी है, पकड़ भी है। अरुणेश जी क्या कहेंगे? निश्चित तौर पे भाजपा में खास करके शिवराज सिंह चौहान ने, जो वहाँ के मामा के नाम से भी मशहूर हैं, और उन्होंने जो लाडली बहन योजना लागू किया, और ख़ास करके चुनाव के दिन जिस तरह से महिलाओं ने वोट दिया, और उसके बाद से ही एक कयास लगाने शुरू हो गए थे कि निश्चित तौर पे बीजेपी यहाँ पर वापस फिर आ रही है। और जिस तरीके से मुख्यमंत्री के रूप में भले ही किसी को न प्रोजेक्ट किया गया हो, लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने जिस तरीके से मेहनत की है, तो उससे लगता है कि निश्चित तौर पे वो जो है ना आगे चल करके लाडली बहना योजना को गेम चेंजर बता, निश्चित तौर पे लाडली बहना योजना गेम चेंजर साबित हुई है भाजपा के लिए, और यही कारण है कि उसको लेकर के लगातार जो है ना चर्चा भी हुई है। और दूसरी और सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ पे जिस तरीके से कांग्रेस कॉन्फिडेंस में थी चुनाव से पहले, और उस कॉन्फिडेंस को जो है ना जिस तरीके से उन्होंने भुनाया नहीं, खास करके आप कह रहे हैं कि वहां पर वीक रह गई कांग्रेस। और लेकिन देखिए छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को बहुत ज्यादा उम्मीदें थी, लेकिन वहां पर भी उम्मीदें टूट चुकी हैं पूरी तरीके से। सेतिया जी हमारे साथ है। सेतिया जी आप क्या कहेंगे, छत्तीसगढ़ में क्या लग रहा है आपको कि किस वजह से ये सब कुछ? देखिए, संगठन ने वहां बहुत काम किया। जो भारतीय जनता पार्टी जो काम करती है वो जमीन पर काम करती है, वो किसी को दिखाई नहीं देता। आरएसएस के बारे में कहा जाता है कि जिस घर में कुछ हो रहा है, बातचीत हो रही है, पड़ोसियों को पता नहीं होता कि वहाँ क्या हो रहा है। तो छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने, संघ ने इसी तरह काम किया। खास तौर पर मैं एक नाम लेना चाहूँगा, अजय जामवाल। वो असम में गए थे संगठन मंत्री होकर के भारतीय जनता पार्टी के, पंजाब से उनको भेजा गया था वहाँ पर। उन्होंने असम में करिश्मा करके दिखाया। उसके बाद उनको छत्तीसगढ़ में भेजा गया, साइलेंट होकर के उन्होंने काम किया जमीन पर, और उसका ये नतीजा सामने। ये लग रहा है कि भाप नहीं पाए।
हाँ, कांग्रेस नहीं भांप पाई, बल्कि मीडिया भी नहीं भांप पाया उस ढंग से, जिस ढंग से वहां पर जमीन पर काम हो रहा था आरएसएस और ये विश्लेषण है हमारे एक्सपर्ट्स का। मध्य प्रदेश के मन में मोदी जी हैं और मोदी जी के मन में मध्य प्रदेश है। जनता को मेरे दिल की गहराइयों से मैं धन्यवाद उनके पैर में छूता हूं, इस माटी को छूकर मैं अपने माथे पे लगाता हूं। मध्य प्रदेश को शिवराज ने ये जन्नत बना दिया। चार राज्यों के चुनाव नतीजों पर एबीपी न्यूज पर यह बड़ी कवरेज लगातार जारी है और इस बीच बहुत बड़ी खबर इस वक्त राजस्थान से आ रही है। राजस्थान में बाबा बालकनाथ तिजारा से पीछे हो गए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अलवर से सांसद बाबा बालकनाथ, बीजेपी ने बड़ा दांव खेला। बाबा बालकनाथ को चुनाव मैदान में तिजारा सीट से उम्मीदवार बनाया और तिजारा सीट से बाबा बालकनाथ फिलहाल पीछे चल रहे हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। पिछली बार यही तिजारा सीट बीएसपी के खाते में गई थी, संदीप यादव इस सीट को जीते थे, लेकिन इस बार तिजारा सीट से बाबा बालकनाथ पीछे हो रहे हैं। मायने इसके बहुत मुश्किल है वैसे, क्योंकि तिजारा जो सीट है वो बहुत पोलराइज सीट है। हमने आपको याद किया था, 2 सीटें पोखरण और मेयो मुस्लिम्स और यादव बहुल सीट मिलकर, और खासतौर से योगी का भी एक बड़ा असर यहाँ पर तिजारा सीट पर है। योगी खुद प्रचार के लिए भी आए, हो सकता है कि वो आगे पीछे होते रहे हों, लेकिन बहुत टफ फाइट वहाँ पर देखी जाएगी आखिरी वक्त तक, जब तक कि नतीजा नहीं आता। अभी यहाँ पर 789 सीटों से वो पीछे दिख रहे हैं, तो बहुत बड़ा अंतर वो वोटों से दिख रहे हैं, और 13 राउंड हुए हैं 20 में से, तो जरूरी नहीं है कि अंतिम मौके। मतलब ये अभी आगे पीछे वाला मामला है, लेकिन अपने आप में कहां तो तिजारा का सितारा और कहां तो सीएम की रेस तक में बाबा बालकनाथ को माना जा रहा था। लेकिन ये जो पीछे हुए हैं वो जाहिर सी बात है, क्योंकि अलग अलग समुदायों के बहुल वाले इलाके, और हो सकता है क्योंकि मेयो मुस्लिम्स भी हैं, यादव बहुल सीट है, दलित बहुल सीट है वहां पर, तो उसकी वजह से हाँ बिल्कुल, देखिए ये बड़ी टफ सीट थी। बीजेपी को मालूम था कि ये जीतना बहुत मुश्किल है, इसीलिए उनको इस सीट से उतारा गया। सांसद होते हुए भी उनको टिकट दिया गया विधानसभा का, और 2 बार योगी आदित्यनाथ गए, ये भी नाथ संप्रदाय से हैं। नाथ संप्रदाय से। सर एक मिनट, एक और बड़ी खबर आ रही है, और बड़ी खबर ये आ रही है कि देखिए किस तरीके से बीजेपी की मुश्किल बागी बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि बीजेपी के ही बागी जो आगे चल रहे हैं। डीडवाना सीट यूनुस खान निर्दलीय के तौर पर चुनाव मैदान में उतरे हैं, और चंद्रभान रविंद्र सिंह भाटी पहले देख लीजिए शिव से, वो भी आगे चल रहे हैं, और चित्तौड़गढ़ से बीजेपी के बागी चंद्रभान सिंह, चित्तौड़गढ़ वही ना जहां नरपत सिंह राजवी को उतार दिया था, बिल्कुल सिटिंग एमएलए, 2 बार के सिटिंग एमएलए हैं, और उनकी नाराजगी, मतलब ये तो आ जाएंगे फिर बीजेपी में। मुश्किल हुआ क्योंकि उनकी विद्याधर नगर सीट थी जहां दिया कुमारी को दिया गया, और जब वो नाराज हुए तो चित्तौड़गढ़ उनको सीट दी गई। लेकिन ये बीजेपी के बागी हैं, जीतेंगे तो फिर बीजेपी में ही आ जाएंगे। में ही आ जाएंगे मोस्ट प्रोबेबली, वो तो सिटिंग एमएलए भी रहे थे, उनको दिया गया, तो इसलिए कोई नुकसान भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी का कोई नुकसान उस रूप में हो नहीं रहा है। वैसे भी इस वक्त बीजेपी अपने दम पर 112 के आंकड़े में राजस्थान में नजर आ रही है, मतलब नंबर की कोई मुश्किल है नहीं। ये बागी भी अगर जीतेंगे, बीजेपी के ही बाकी हैं, तो जाहिर सी बात है रास्ता पार्टी में वापस आने का खुला हुआ मिलेगा इनको। और इस बीच राजस्थान में नक्शा किस तरीके से बदला है, इसी को जानने के लिए सीधे आपको लेकर चलते हैं शीरीन के पास। बिल्कुल रोमाना, देखिए नतीजे जिस तरीके से बदल रहे हैं, नक्शा भी उस तरह से बदलेगा। रुझानों में जिस तरह से बीजेपी को बढ़त दिखाई दे रही है, ये नक्शा देखिए 2018 और 2023 राजस्थान में। पहले तो आप जरा इसको देख लीजिए, ये पूरी तस्वीर अब उस तरफ बदलती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस 2018 में जो 100 सीटों पर थी, बीजेपी 73, अब 2023 में 112 पर आगे चल रही है बीजेपी, और कांग्रेस 68 सीटों पर। नुकसान सीधे सीधे कांग्रेस को यहाँ पर, अन्य 27 सीटों पर थी 2018 में, और 2023 में अन्य जो है वो 19 सीटों पर आगे चल रही है। तो बीजेपी की 73 से बढ़कर 112 हो चुकी है, और यहां कांग्रेस को सीधे तौर पर नुकसान, क्योंकि 100 सीटें जो थी उस पर भी आगे नहीं चल रही है, वो घटकर अब 68 हो गई है। नतीजे क्या होंगे वो देखना होगा, लेकिन लगभग तस्वीर जो है वो इन रुझानों से साफ होती दिखाई दे रही है। अब राजस्थान में देखिए आपको हर सीट का कलर चेंज किस तरह से हुआ है। गंगानगर, नोखा, धोद, विद्याधर नगर, करौली, पुष्कर, बिलाड़ा, जैसलमेर, जैतारण, इसी के साथ ये पूरी 199 राजस्थान की सीटें हैं। पाली, शिव, झाडोल, बाड़मेर है, मारवाड़ है, डीग, कुम्हेर है, भरतपुर, बस्सी, कोटपुतली, और उधर चलिए तो देखिए नौहर, भादरा, खाजूवाला, सवाई माधोपुर, दुदू, झोटवाड़ा, मालपुरा, बाड़ी, मेड़ता, ये नाथद्वारा, ये सारी सीटें जो आप देखिए किस तरीके से यहां पर रंग इसका बदल गया है। सुबह भी मैंने आपको तस्वीरें दिखाई थी, और अब ये
2023 में ये पूरा नक्शा, ये पूरा जो सीटें हैं 199, 200 में से सिर्फ 199 सीटों पर ही मतदान हुए और उनके नतीजे अब सामने हैं। और राजस्थान में भी जो बीजेपी है वो बढ़त बना रही है। जिस तरह से तस्वीरें यहां पर हम आपको दिखा रहे हैं, एक एक सीट, पाली, सोजत, पोखरन, इसके अलावा कुछ और देखिए, केशोराय, पाटन, बूंदी, पीपलदा, सांगोद, कोटा उत्तर, तो ये सारी 199 सीटें राजस्थान की, जो अब यहां पर ये नक्शा बदल रहा है। अब आपको जयपुर का अगर हम बताएं तो जयपुर में राजस्थान की जयपुर सीटें 19 सीटें, बीजेपी को 9, कांग्रेस को 10, अन्य के खाते में कोई नहीं। ये जयपुर जिले की हम आपको सीटें बता रहे हैं और सीटें आप देखिए, 9 पर बीजेपी जो है वो बढ़त बनाए हुए है, 10 सीटों पर कांग्रेस बढ़त बनाए हुए, तो 19 सीटों की फिलहाल ये बात है। जयपुर जिला जिसमें 19 विधानसभा की सीटें आती हैं, यहां कांग्रेस आगे चल रही है। आप जोधपुर की बात करें, 10 सीटें, जहां से देखिए 5 पर कांग्रेस और 5 पर बीजेपी, बिल्कुल बराबर का यहां मामला है। 10 सीटों में से 5 पर बीजेपी, 5 पर कांग्रेस आगे चल रही है, अन्य फिलहाल शून्य का आंकड़ा वहां पर दिखाई दे रहा है। अब टोंक की बात कर लीजिए, टोंक में 4 विधानसभा की सीटें आती हैं, यहां भी एकदम जो फाइट है वो एकदम बराबर की, 2 बीजेपी 2 कांग्रेस, दोनों में अभी फिलहाल 2-2 सीटें, 4 सीटों में से 2 पर बीजेपी आगे चल रही है और कांग्रेस भी 2 पर ही आगे चल रही है। रोमाना, बिल्कुल, तो ये राजस्थान को लेकर तमाम जानकारियां जो शीरीन डेटा सेंटर से आप तक पहुंचा रही थी, और इस बीच नजर मध्य प्रदेश पर घूम फिरकर इसलिए आती है क्योंकि मध्य प्रदेश में तो बड़ी जीत, ऐतिहासिक जीत की तरफ बढ़ती हुई बीजेपी फिलहाल नजर आ रही है। 162 पर अभी आंकड़ा बीजेपी का पहुंचा हुआ है, और ऐसे में जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के मध्य प्रदेश में, वीडी शर्मा, उनसे खास बातचीत की हमारे सहयोगी ब्रजेश राजपूत ने। बीजेपी की भारी जीत के बाद मध्य प्रदेश में बीजेपी के अध्यक्ष वीडी शर्मा जी के साथ है। अध्यक्ष जी, सबसे पहले बहुत बहुत बधाई आपको, और क्या कहेंगे इस जीत? ये जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, जो मध्य प्रदेश के मन में मोदी और मोदी जी के मन में मध्य प्रदेश का जो अभियान था, उसे जनता ने आशीर्वाद दिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी को ताकत दी है। आगामी आने वाले 2024 के चुनाव का ये सेमीफाइनल था कि माननीय प्रधानमंत्री जी को स्नेह जनता का किस प्रकार से है, ये मध्य प्रदेश की जनता ने प्रचंड बहुमत देकर के इतिहास बनाया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण की योजनाएं, हमारे मुख्यमंत्री जी के गरीब कल्याण की योजना जो हमारी ताकत थी, और भाजपा के संगठन ने अथक मेहनत प्रत्येक बूथ पर की। जो माननीय अमित शाह जी की कुशल रणनीति थी, प्रत्येक बूथ पर 51% वोट शेयर लाना। ब्रिजेश जी, आज मुझे गर्व है कि मध्य प्रदेश के भाजपा के कार्यकर्ताओं ने 51% वोट शेयर मध्य प्रदेश के अंदर आ रहा है। ये भाजपा के संगठन की ही ताकत है कि किस प्रकार से मध्य प्रदेश के अंदर इतिहास बनाया जा सकता है। प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व, मध्य प्रदेश की और राज्य सरकार की, केंद्र राज्य सरकार की गरीब कल्याण की योजनाएं और भाजपा के संगठन की ताकत का परिणाम है कि प्रचंड बहुमत भाजपा को मिल रहा है। इस अप्रत्याशित जीत की उम्मीद थी आपको? पहले से ही मैंने आपको कहा था अनएक्सपेक्टेड परिणाम आएंगे, अभी तक की सर्वाधिक सीटें जीतेंगे। तो मैं तो ऐसा मानता हूं कि अभी 162 मुझे दिखाई दे रहा है, अभी तक की सर्वाधिक सीटें ही होंगी। अमित शाह जी ने 150 कहा था, 150 से ऊपर जाएंगे। और मैं अमित शाह जी जैसे विजनरी नेतृत्व को आज सलाम करता हूं कि उन्होंने कहा था कि अब मुझे विश्वास है ग्वालियर के अंदर कि संगठन की ताकत के बल पर मध्य प्रदेश में प्रचंड बहुमत से हम इतिहास बनाएंगे। आज वो इतिहास बन रहा है। बहुत शुक्रिया। ये थे वीडी शर्मा, जिनका कहना है मध्य प्रदेश में संगठन की ताकत है, जिसकी चलते इतनी बड़ी जीत मिली है। करमैन होमेन के साथ ब्रजेश राजपूत। संगठन की ताकत, शिवराज सिंह चौहान सरकार की योजनाएं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा और मोदी की गारंटी, जिसकी वजह से माना यह जा रहा है कि बीजेपी मध्य प्रदेश में ये बड़ी और ऐतिहासिक जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। इस जीत के मायने क्या होंगे राकेश जी? इस जीत के मायने सीधे सीधे ये हैं कि नरेंद्र मोदी जी की तरफ से जो शिवराज सिंह चौहान जी के खिलाफ माहौल था, उसको उन्होंने माइनस किया। शिवराज जी की जगह पे 7 ऐसे नेताओं को चुनाव मैदान में उतारा जिनका अपना अपना वजूद है। ऐसे में जो मतदाता शिवराज जी से नाराज था, उस मतदाता के मन में ये विश्वास आया कि भाजपा रहेगी, शिवराज जी नहीं रहेंगे, और ये उन्होंने जो वोट कटना चाहिए वो वोट नहीं कटा और सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गया। राजेश, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि हुआ ये कि जब आप हर मध्य प्रदेश में 4 इलाके हैं और वो चारों अलग अलग विधानसभाएं पहले थीं, उनको मर्ज करके मध्य प्रदेश बना, तो हर इलाके में उन्होंने एक मुख्यमंत्री का एक संभावित उम्मीदवार खड़ा कर दिया, हर जाति का खड़ा कर दिया।
चंबल ग्वालियर में नरेंद्र तोमर आ गए, इधर महाकौशल की तरफ से प्रहलाद सिंह पटेल आ गए, उधर मालवा में फग्गन सिंह कुलस्ते हो गए, मालवा में कैलाश, जिनके बारे में हमेशा ये कहा जाता रहा कि अगर शिवराज सिंह नहीं तो इन पे दांव लगाया जा सकता है, तो ऐसा एक इल्यूजन क्रिएट किया उन्होंने, तो ये उसमें मतदाता ने उस पर भरोसा किया। उनके कार्यकर्ताओं को ये विश्वास हो गया कि नहीं, हमारे जो नेता है वो भी चीफ मिनिस्टर बन सकता है। जो निराश थे, जिनको लग रहा था कि अब हमारे नेता चीफ मिनिस्टर नहीं बन सकते, उनके मन में एक आशा पैदा हुई और उसी आशा के चलते वो बढ़िया काम किया और उसका नतीजा सामने दिख रहा है। जो इनकम्बेंसी थी शिवराज की, जो दिख रही थी कि वो इनकम्बेंसी इस स्ट्रेटजी के तहत क्या कहते हैं, बीजेपी ने वहाँ पर तोड़ दी, अलग अलग इलाकों के छत्रप खड़ा करके और एक कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया, और शिवराज चौहान को प्रोजेक्ट ना करना इस बात का ही संकेत है। इस बीच देखिए, राजस्थान से बड़ी खबर आ रही है और राजस्थान में जो बड़ी तस्वीर उभर रही है वो ये कि अभी 7 निर्दलीय जो राजस्थान में आगे चल रहे हैं, उनमें से 5 बीजेपी के बागी हैं। जो 7 निर्दलीय आगे चल रहे हैं, 5 बीजेपी के बागी, मतलब एक तरीके से अगर टिकट मिल जाता तो फिर ये सीटें 113 जो अभी बीजेपी नजर आ रही है वो और जुड़ी हुई नजर आती। कोई बात नहीं, अब भी वो वापस बीजेपी में ही आएंगे, तो उनका नंबर जो है थोड़े दिनों में बढ़ जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का ये जो 5 बागी है उसमें से ज़्यादातर लोग बीजेपी का टिकट से लड़े हैं और बीजेपी के एमएलए रहे हैं, तो जब चाहे यूनुस खान हो, चाहे चंद्रभान हो, तो वो लोग वापस बीजेपी में आ जाएंगे। जब नंबर बढ़ेगा टोटल, तो इसे आप बीजेपी में ही मानकर चलिए। दिबांग देखिए, और दूसरा क्या है कि उनके लिए अच्छा होता अगर बहुत करीबी मुकाबला होता तो उनकी पूछ बढ़ती। अब तो आएंगे भी और पीछे की बेंचेस में भी बैठे रहेंगे, क्योंकि बागी अब कहलाएंगे वो। तो ले लेगी बीजेपी उनको। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ले लेगी, लेने में कोई संकोच नहीं करेगी। देखिए, अब इसके बाद जो है आगे की चीज़ देखी जाती है ना, राज्यसभा चुनाव होंगे जब द्विवार्षिक, तब इनकी ज़रूरत पड़ेगी, तब इनकी पूछ ज़्यादा होगी। तो ऐसे में सवाल यह है कि उनके लिए भी और ऑप्शन क्या है। अगर कांग्रेस की सरकार की संभावना होती तो उधर जाने की सोच भी सकते थे। अब तो बीजेपी मतलब सत्तारूढ़ दल के साथ होना ये भी एक बड़ा एडवांटेज है, और अपनी पार्टी है, पुरानी पार्टी है, उससे विधायक रह चुके हैं और उसी पार्टी में आगे बढ़े हैं, यहाँ तक आए हैं, तो उनको न जाने में दिक्कत होगी न उनको लेने में दिक्कत। लीजिए, राजस्थान से एक बड़ी खबर आ गई है। राजस्थान विद्याधर नगर बीजेपी की दिया कुमारी जीत गई हैं, इस वक्त की बड़ी खबर, और जीती भी कैसे, धमाकेदार अंदाज में है कि 50,000 वोटों से विद्याधर नगर से दिया कुमारी जीती। विद्याधर नगर बीजेपी की सीट रही है, बीजेपी का गढ़ रहा है, नरपत सिंह राजवी यहाँ से जीतते रहे, बीजेपी ने उनका टिकट काटा। विद्याधर नगर से राजसमंद की एमपी दिया कुमारी को चुनाव मैदान में उतारा और दिया कुमारी की बड़ी जीत, 50,000 वोटों से दिया कुमारी जीती। देखिए, दिया कुमारी और राज्यवर्धन राठौर ये 2 लोग हैं जिनको लीडरशिप रोल के लिए वसुंधरा राजे सिंधिया ने एक समय आगे बढ़ाया था। दिया कुमारी पर हाईकमान की नज़र इसलिए भी है कि पिछले 5 साल में पार्टी के संगठन में बहुत सक्रिय रही है, एक बात। दूसरी, भैरव सिंह शेखावत के समय से बीजेपी जो है राजपूत लीडरशिप पर अपना दांव लगाती रही है, तो उस लिहाज से भी वो हैं, राजघराने से आती हैं, महिला हैं, और आप 2024 में मानकर चलिए कि ट्राइबल, दलित और महिला, ये 3 पर बहुत ज्यादा फोकस रहने वाला है। सीएम हो सकती है दिया कुमारी राजस्थान में? मेरे हिसाब से तो वही होंगी, ऐसा लगता है मुझे, जिस तरह से पार्टी प्रमोट कर रही है। बाकी तो और क्या ये भी मेरिट पे जाता है कि 2018 मनमुटाव होता है वसुंधरा राजे से और उसके बाद चुनाव नहीं लड़ती राज्य का दिया कुमारी, और 2019 में फिर लोकसभा चुनाव लड़ती है क्योंकि पार्टी उन्हें टिकट देती है। आप समझिए, उनको पार्टी प्रमोट करना चाहती है, इसलिए जो है 2000, वरना वसुंधरा राजे सिंधिया के साथ मनमुटाव के बाद हो सकता है चुनाव से बाहर ही हो जाती है, किनारे लग जाती है। ऐसा हुआ नहीं, पार्टी लगातार उनको बढ़ाती रही और संगठन के कार्यक्रमों में लगातार जोड़ती रही, तो इससे उनका जो कद है वो भी बढ़ा है और जो सीट दी है, मतलब संकेत ये मिल रहा है बिल्कुल नरपत सिंह राजवी की सीट। मुझे छोटा सा ब्रेक लेना है। जयपुर की रैली में विद्याधर नगर के बाद तो छोड़ दीजिए, जब उनको दिया कुमारी को प्राइम मिनिस्टर साथ लेकर गए और वसुंधरा जी को छोड़ गए, मंच पर दिया कुमारी नजर आई थी, वसुंधरा राजे वहां नहीं। बाकी तो क्या होगा, लेकिन ये मैसेज उस समय हो गया था चुनाव से पहले कि दिया कुमारी मंच पर थी, वसुंधरा जी को एयरपोर्ट पर फूल लेने के बाद छोड़ दिया गया। हालांकि चुनाव आगे बढ़ते बढ़ते 12 का वो मंच भी मुझे याद आता है जहां पर एक बड़ी सी फूलों की माला थी और वसुंधरा राजे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा एक साथ एक तस्वीर में नजर आया था। वैसे दिया कुमारी को लेकर एक और बात आपको बता दूं कि बीजेपी का हिंदुत्व, लेकिन दिया कुमारी वो सॉफ्ट हिंदुत्व वाला चेहरा है जो बीजेपी को और सूट करता हुआ यहाँ पर नजर आता है।
भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की जीत है, नरेंद्र मोदी के गारंटी की योजनाओं की जीत है, अमित शाह और नड्डा जी के मेहनत की जीत है। पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। भारतीय जनता पार्टी का कमल और पूरे छत्तीसगढ़ में खिलेगा। भारतीय जनता पार्टी अंत हुआ, रिजल्ट आ गया, लबरक लबारी हार गई, मोदी गारंटी जीत गई। और अब आपको वक्त है ये बताने का कि किसकी प्रार्थनाएं हुई हैं पूरी। और देखिए जिस तरह से वोटों की गिनती जारी है, लग रहा है कि 3 राज्यों में यहां बीजेपी की जो प्रार्थनाएं हैं वो पूरी हुई हैं और एक राज्य में कांग्रेस क्योंकि आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। कुछ आपको वीवीआईपी सीट्स हम दिखा रहे हैं। बाबा बालकनाथ आगे चल रही हैं तिजारा सीट से, और इसी के साथ अगर कुछ और सीट्स की बात करें, क्योंकि बीजेपी की आगे चल रही है सतीश यहां पर जो है वो झोटवाड़ा अगर सीट से बात करें तो राज्यवर्धन सिंह राठौर पीछे चल रहे हैं अभी। और यहां पर देखिए 3 राज्य जहां बीजेपी बढ़त बनाती हुई साफ तौर पर दिखाई दे रही है। हालांकि अभी ये रुझान है, लेकिन नतीजे की जो तस्वीर है वो इन रुझानों से साफ होती हुई दिखाई दे रही है।